Hello everyone, this is Mohit Dagar, advocate from the Merit Law Group, and welcome back to another video. In this lecture, we will study भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. Okay. सो मेनली हमने पहले वाले लेक्चर्स में फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 109 हम कर चुके हैं, ठीक है। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 109 तक हम कर चुके हैं, ठीक है। और आज वाली क्लास में हमने पढ़ना है सेक्शन 110 से लेकर बाद वाले प्रावधान, ठीक है। तो जितने हमसे होते हैं 9-10 प्रावधान हम वो पढ़ते हैं और आज की क्लास को करते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड मैं पढ़ाना चालू कर रहा हूँ सेक्शन 110 से, जो कि बताता है बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स। तो बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ, तो भार साबित करने का कि एक व्यक्ति मर चुका है, नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स। पर वो व्यक्ति जो मरा हुआ एक व्यक्ति को मरा हुआ कोई बता रहा है, तो उसके ऊपर ही साबित करने का भार होगा कि वो व्यक्ति बता रहा है कि एक व्यक्ति मर चुका है, पर जो व्यक्ति कह रहा है कि वो नहीं मरा है, वो विद इन वो 30 सालों तक दिखाई दिया था कि वो जिंदा था, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया इंडेक्स में कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा जो कि कहता है कि वो मर चुका है, ठीक है। आप देखिए सेक्शन 110 की बॉडी पढ़ते, जो कि बताता है व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड। जब एक सिविल केस में, ठीक है, या फिर एक क्रिमिनल केस में एक प्रश्न उठ जाता है कि क्या एक इंसान जिंदा है या मर गया, एंड इट इज शोन, और बस ये दिखाया जाता है, मतलब यह बस दिखाया जाता है। शोन मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत कम है, किसके ऊपर बहुत कम है? उस व्यक्ति के एलआरस के ऊपर, ठीक है। अब भाई एक व्यक्ति मतलब अपोजिट पार्टी के ऊपर बहुत कम है बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है क्या। एंड इट इज शोन दैट ही वाज अलाइव विद इन 30 इयर्स, और अपोजिट पार्टी द्वारा, ठीक है, यह बताया जाता है कि वो जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के बारे में प्रश्न उठ रहा है कि वो जीवित है या मर गया, वो व्यक्ति 30 सालों तक, मतलब 30 साल, आज से 30 साल पहले तक वो जिंदा था। तो अब देखिए द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज डेड इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स इट। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करने का भार किसके ऊपर चला जाएगा कि वो व्यक्ति मर चुका है। जो व्यक्ति कहता है ना कि वो मर चुका है, तो अब वही साबित करके दिखाएगा कि वो व्यक्ति मर चुका है, ठीक है। तो मतलब हु इज सेइंग दैट द पर्सन इज डेड, ठीक है। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन हिम, सो ही विल प्रूव दैट how the person is dead, okay, and the opposite party is just showing that he was alive within 30 years. तो बर्डन ऑफ प्रूफ अपोजिट पार्टी पे बहुत ही कम है। ओनली बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? दैट हु इज सेइंग दैट द पर्सन इज डेड, ठीक है। उस अब वही साबित करके दिखाएगा, साबित करने का भार उसके ऊपर ही है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 101, सॉरी सेक्शन 110 110, बस इसमें यही आता है किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। तो आप लिख सकते हैं द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट ही इज डेड इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स इट, ठीक है। तो मतलब हु, इसके आप एरो लगा के लिख सकते हैं हु सेज द पर्सन इज डेड, ठीक है। द पर्सन इज डेड विल प्रूव, विल हैव बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। अब साबित करने का भार उस पर होगा सेक्शन 110 में, जो कहता है कि एक व्यक्ति मर चुका है, ठीक है। तो अब ये हमारा हुआ सेक्शन 110। हम पढ़ेंगे सेक्शन 111, जो कि बताता है बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ फॉर 7 इयर्स। तो अब बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ 7 इयर्स ऑफ फॉर 7 इयर्स। अब साबित करने का भार किस पर रहेगा? जब एक व्यक्ति दैट द पर्सन इज अलाइव, साबित करने का भार किस पर रहेगा? जब एक व्यक्ति जिंदा है, हु हैज नॉट बीन हर्ड फॉर 7 इयर्स, एक व्यक्ति जिंदा तो है पर उसको सुना नहीं गया 7 सालों तक। अब साबित करने का भार किस पर रहेगा? अब देखिए सेक्शन 111 की मैं बॉडी पढ़ रहा हूं, देखिए व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड। जब एक सिविल केस में या एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एक प्रश्न उठ जाता है कि क्या एक व्यक्ति जिंदा है या मर गया, एंड इट इज प्रूव दैट ही हैज नॉट बीन हर्ड for 7 years by those who would naturally have heard of him if he had been alive, the burden of proving that he is alive is shifted to the person who affirms it। तो ये लीजिए, तो अब सेक्शन 111 की बॉडी सेक्शन 111 की बॉडी क्या कह रही है? देखिए when the question is whether a man is alive or dead, जब एक प्रश्न उठ जाता है कि क्या एक व्यक्ति जीवित है या मर गया, and it is proved that he has not been heard of for 7 years, और यह साबित कर दिया जाता है कि जिस व्यक्ति के बारे में प्रश्न उठ रहा है कि वो जीवित है या मर गया, उस व्यक्ति को सुना नहीं है, उस व्यक्ति को सुना नहीं गया है। और कितने सालों तक? 7 सालों तक उसको सुना नहीं गया, ठीक है।
और किसके द्वारा? बाय दोज हु वुड नेचुरली हैव हर्ड ऑफ हिम, उनके द्वारा जो उसको, उस व्यक्ति को आमतौर पर सुनते हैं, उन्होंने भी उसको 7 साल तक नहीं सुना है। ठीक है, अब देखिए, इफ ही हैड बीन अलाइव, तो वो व्यक्ति जो उसको नेचुरली सुनते, ठीक है, जो जो वो व्यक्ति जिसके बारे में क्वेश्चन उठ रहा है कि वो अलाइव है, डेड है, मतलब जीवित है, मर गया, और यह साबित कर जाता है कि उस व्यक्ति को 7 सालों तक सुना नहीं गया, उनके द्वारा नहीं सुना गया, जो उसको सुनते, अगर वो क्या होता, अगर वो जीवित होता तो देखिए, द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट ही इज अलाइव इज शिफ्टेड टू द पर्सन हु अफर्म्स इट। अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है साबित करने का भार, तो किसके ऊपर शिफ्ट हो गया है? अब जो व्यक्ति ये कहता है कि वो जीवित है, ठीक है, तो उसके ऊपर अब शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं कह रहा हूं, मोहित कह रहा है कोर्ट में कि एक व्यक्ति एक्स है, कि वो मर गया है सर, जज साहब वो मर गया है, अब उसको कोर्ट में बुलाने का कोई फायदा नहीं है एज अ विटनेस या फिर एज अ कोई भी कुछ भी तरह से। ठीक है, लेकिन जो अपोजिट पार्टी है जिसके ऊपर मैंने केस डाला हुआ है, वो कहता है नहीं, वो तो नहीं मरा है। ठीक है, अब मैं कोर्ट में साबित कर देता हूं कि जो व्यक्ति क्वेश्चन में है वो व्यक्ति को उस व्यक्ति के बारे में सुना नहीं गया है। किनके द्वारा नहीं सुना गया है? उस व्यक्ति के जो नेचुरली जो उसको सुनते हैं ना, उनके द्वारा भी नहीं सुना गया है। अब जिस व्यक्ति का क्वेश्चन में है कि वो मर गया है, जो मैं कह रहा हूं वो मर गया है जज साहब से, अब एक व्यक्ति जो अपोजिट पार्टी वो कह रहा है वो जीवित है, तो मैं कोर्ट में साबित कर देता हूं कि जो व्यक्ति जिसको कोर्ट में विटनेस के रूप में बुलाना चाहता है, उसके बच्चों को मैं बुला लेता हूं, वो ये आके कह देता है कि जज साहब 7 साल हो गए, हमारे पापा के बारे में हमें नहीं पता कुछ भी। ठीक है, तो अब क्या होगा? साबित हो गया, मैंने साबित कर दिया कि वो व्यक्ति मर चुका है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर चला गया? जिसके ऊपर मैंने केस चला रखा है ना, वो कह रहा है कोर्ट में कि वो जीवित है। बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है, वो साबित करेगा कि वो जीवित है। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 111। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 110 और सेक्शन 111 हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ फॉर 7 years को मार्क कर लीजिए, नेचुरली को मार्क कर लीजिए। ठीक है, और द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज अलाइव शिफ्टेड को मार्क कर लीजिए, शिफ्टेड के नीचे एरो लगा के लिख लीजिए अपॉन अपोजिट पार्टी। ठीक है, हु इज नॉट asserting फर्स्टली। ठीक है, तो किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ चला गया है? दूसरी पार्टी के ऊपर चला गया, अपोजिट पार्टी पे, जो कि कह रहा है कि वो जीवित है। मतलब मैंने तो कोर्ट में साबित करके रख दिया जज साहब के सामने कि सर जिस व्यक्ति को आप एज अ विटनेस बुलाना चाहते हैं वो जीवित नहीं है। और मैंने कैसे साबित किया? मैं उस व्यक्ति के बच्चों को लिया है कोर्ट में, उनके बच्चों ने टेस्टिमनी दे दी कि सर हमारे पापा के बारे में हमने हमारे पापा की आवाज 7 सालों तक नहीं सुनी है, मतलब 7 साल हो गए हैं वो हमारे पास नहीं आए हैं बिल्कुल भी। ठीक है, अगर जीवित भी है पर 7 साल मतलब उनके बारे में हमने नहीं सुना कि वो कहाँ है, उनका क्या लेना देना, उनका क्या सिस्टम है, उनका क्या मटेरियल, हमने नहीं सुना। ठीक है, और हालांकि वो अलाइव हो, लेकिन उनके बच्चों ने, जो उनके नेचुरल जो गार्जियंस है, उनने नहीं सुना उस व्यक्ति के बारे में, तो मैं साबित कर दूंगा कि वो व्यक्ति मर चुका है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ की वो व्यक्ति नहीं मरा, किसके ऊपर है? अपोजिट पार्टी के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने केस चला रखा है। ठीक है, तो ये था सेक्शन 111 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, एक बार तो दिल्ली का पेपर था, चाहे दिल्ली प्रिलिमिनरी टेस्ट एग्जामिनेशन था, पीटी 2023 का, उसमें ये वर्ड नेचुरली, जो इंग्लिश आती है ना दिल्ली में, इंग्लिश में ये वर्ड आ गया था कि इसको पूरा करो। अब उसमें वर्ड दे दिया था नेचुरली, ओरिजिनली, साइंटिफिकली। ठीक है, नन ऑफ द अबव, तो ये वर्ड उसमें लगाना था कि कौन सा वर्ड इसमें फिट बैठेगा, तो नेचुरली। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 111। हम पढ़ेंगे सेक्शन 112, जो कि बताता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन द केसेस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो अब साबित करने का भार उन रिश्तों में जो कि है किसके बीच में, जो वो साबित करने का भार एक केस में। ठीक है, साबित करने का भार एक कोई रिलेशनशिप, जो कि कौन से केसेस में रिलेशनशिप साबित करनी है? केसेस ऑफ पार्टनर्स, भाई पार्टनर्स के बीच में कोई सिविल केस चला हुआ है तो उसमें साबित करनी रिलेशनशिप उनकी। ठीक है, पार्टनर्स की क्या आपस में रिलेशनशिप है, रिश्ते हैं। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, भाई लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक और किराएदार के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो साबित करनी है केस में। प्रिंसिपल एंड एजेंट, और प्रिंसिपल और उसके एजेंट, ठीक है, उसमें क्या रिलेशनशिप है, तो वो साबित करनी है केस में। तो अब साबित करने का भार किसके ऊपर रहेगा? ठीक है, तो प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो एजेंट क्या करता है? एजेंट किसी थर्ड पर्सन के सामने अपनी प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये होता है भाई प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप। अब लैंडलॉर्ड और टेनेंट क्या होता है? भाई टेनेंट लैंडलॉर्ड के मकान में रहता है। ठीक है, टेनेंट
लैंडलॉर्ड के कॉमर्शियल बिल्डिंग को यूज कर रहा है, तो ये उनका रिलेशनशिप है। और पार्टनर्स, भाई एक फर्म में पार्टनर है, ठीक है, बहुत सारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो उनके बीच में क्या रिश्ते हैं वो अब साबित करने का बाहर एक केस में आ गया, तो किसके ऊपर आएगा वो सेक्शन 112 में हम पढ़ेंगे। देखिए अब क्या कह रहा है ये, when the question is whether persons are partners, landlord and tenant और प्रिंसिपल एंड एजेंट, जब प्रश्न उठ जाता है एक सिविल केस में कि क्या जो जो व्यक्ति हैं जो व्यक्ति हैं जो इस केस में वो क्या पार्टनर्स हैं, ठीक है, क्या जो इस केस में व्यक्ति है क्या वो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट हैं, क्या जो इस केस में व्यक्ति है क्या वो प्रिंसिपल एंड एजेंट है। तो देखिए एंड इट इज शोन दैट दे हैव बीन एक्टिंग एज सच, और ये बस दिखाया जाता है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत कम, जो व्यक्ति बस दिखाएगा ना क्या शो कर देगा कि ये इन कैपेसिटी में एक्ट कर रहे थे। मतलब ये जब केस डला था उससे पहले ये तीनों मतलब जो पार्टनर्स हैं, बहुत सारे पार्टनर्स हैं, ये प्रिंसिपल एंड एजेंट है, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट है, ये क्या कर रहे थे, एंड इट हैज बीन शोन दैट दे हैव बीन एक्टिंग एज सच। बस ये दिखाया जाता है कि ये उस केस में दिखाया जाता है कि ये सारे के सारे व्यक्ति पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, ठीक है, एजेंट एंड प्रिंसिपल, ये क्या कर रहे थे, ये इस केस डलने से पहले इस कैपेसिटी में एक्ट कर रहे थे कहीं पर। अब देखिए द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट दे डू नॉट स्टैंड और हैव सीज टू स्टैंड, तो अब साबित करने का भार कि अब ये सारे व्यक्ति उस कैपेसिटी में खड़े नहीं हो रहे हैं, मतलब उस कैपेसिटी में अब नहीं है, ठीक है, और हैव सीज टू स्टैंड, ये पहले कभी थे मतलब इस कैपेसिटी में, इन जो ये तीनों टाइटल्स हैं इसकी कैपेसिटी में, पर अब ये एंड हो गए, अब ये सीज हो गए। अब देखिए टू ईच अदर इन दोज रिलेशनशिप रिस्पेक्टिवली, और एक दूसरे के लिए अब ये इन रिलेशनशिप में सीज हो गए हैं, अब इनके बीच में कोई नाता नहीं है। अब देखिए इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स इट, तो ये अब साबित करने का भार उसी व्यक्ति के ऊपर होगा जो कहता है कि अब उनके बीच में ये कैपेसिटी के रिश्ते अब नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली किसके ऊपर होगा, एक सिविल केस में क्वेश्चन उठ जाता है कि क्या इस पर्टिकुलर जो फर्म है इसमें ये 10 पार्टनर्स है, क्या ये पार्टनर्स हैं, तो बस ये दिखाया जाता है एक व्यक्ति द्वारा कि केस डलने से पहले ये सारे 10 के 10 पार्टनर इस कैपेसिटी में इस कैपेसिटी में जो इनका ये पार्टनरशिप का कैरेक्टर है इसमें ये एक्ट कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो अब उस व्यक्ति के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं करेगा, तो ये दिखा देगा कि हाँ ये एक्ट कर रहे थे, ठीक है। वो ऑब्वियसली उसके साइड उड़ के दुकान वालों को और जो कॉम्पिटेटिव फर्म है उनके बैंक मैनेजर्स हैं जो उनके बैंक में अकाउंट उनको ले आएंगे, तो वो आके टेस्टिमनी दे देंगे, हाँ सर ये तो भाई ऐसे ये तो हमेशा पार्टनर की तरह एक्ट कर रहे थे, हम इनसे जब डीलिंग कर रहे थे बैंक लोन वगैरह की। तो क्या हुआ, अब जो व्यक्ति ने शो किया कि ये एक्ट कर रहे थे इस कैपेसिटी में लीगल कैरेक्टर पार्टनरशिप वाली में, तो अब उस व्यक्ति के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं रहेगा, अब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, उन पार्टनर्स के ऊपर। जो व्यक्ति कहते हैं अब हम पार्टनर नहीं है या पहले भी हम कभी पार्टनर थे ही नहीं, तो उसके ऊपर बर्डन प्रूफ हो जाएगा। और सिमिलरली, ठीक है, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच में भी यही रहेगा, ठीक है। यह दिखा दिया जाता है एक व्यक्ति द्वारा कि ये तो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट की तरह एक्ट कर रहे थे इस कैपेसिटी में, इस लीगल कैरेक्टर में। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आ जाएगा साबित करने का भार कि ये लैंडलॉर्ड एंड एजेंट नहीं है, ऑब्वियसली किराएदार के ऊपर या मकान मालिक के ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब एक और केस में, सिविल केस में यह दिखाया जाता है कि क्या ये व्यक्ति प्रिंसिपल एंड एजेंट है, तो अब एक व्यक्ति द्वारा दिखाया जाता है कि ये प्रिंसिपल एंड एजेंट इस केस के डलने से पहले इस कैपेसिटी में लीगल कैरेक्टर में एक्ट कर रहे थे। तो अब क्या होगा, सीधा का सीधा क्या होगा, अब बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करने का भार कि वो इस कैपेसिटी में कभी नहीं थे, और या थे तो अब वो सीज हो चुके, तो किसके ऊपर आएगा, ऑब्वियसली प्रिंसिपल एंड एजेंट के ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 112 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, ये आ सकता है, तो हम इसमें मार्क कर लेंगे इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स इट। अब जो व्यक्ति ये कहता है ना कि वी आर नॉट पार्टनर, अब जो व्यक्ति ये कहता है ना वी आर नॉट पार्टनर्स, ठीक है, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, ठीक है, एंड ठीक है प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उन्हीं के ऊपर आएगा, ठीक है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ उन्हीं के ऊपर आएगा, तो बस और ये मार्क कर लेते हैं हम, शोन दैट दे हैव बीन एक्टिंग एज सच, द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट दे डू नॉट स्टैंड और हैव सीज टू स्टैंड, ठीक है, कि अब पहले कि वो स्टैंड नहीं करते इस कैपेसिटी में, इस लीगल कैरेक्टर में, ठीक है, या फिर वो सीज टू स्टैंड पहले करते थे पर अब नहीं है। जब ये क्वेश्चन उठ रहा है सिविल केस में, उस टाइम ये पार्टनर्स नहीं थे, ये लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट नहीं थे, ये प्रिंसिपल और एजेंट नहीं थे, ठीक है। तो उस व्यक्ति के ऊपर होगा जो कहता है कि हम नहीं थे, ओके। तो ये हमारा सेक्शन 112 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। तो सेक्शन 112 के साइड में आप इंडेक्स लिख लीजिए, ठीक है।
आप इंडेक्स लिख लीजिए सेक्शन 112 के साइड में। तो ये हुआ हमारा सेक्शन 112। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 113 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, इससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ भैया, एक घूंट, बहुत प्यास लगी है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 113। इतने आप सेक्शन 112 की एक बार रीडिंग लगा लीजिए। ठीक है, तो ये है सेक्शन। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 113 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बताता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप। अब साबित करने का भार कि ओनर कौन है, अब उसका किस पर होगा, तो वो सेक्शन 113 रूल बताएगा। अब देखिए, सॉरी, अब सेक्शन 113 की मैं बॉडी पढ़ रहा हूं, देखिए। When the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be in possession, तब एक केस में एक प्रश्न उठ जाता है कि क्या whether any person, कि क्या ये व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति is owner, कि क्या एक व्यक्ति ओनर है, मालिक है, of anything of which he is shown to be in possession। एक केस में एक प्रश्न उठ जाता है कि क्या एक व्यक्ति, क्या यह व्यक्ति मालिक है इस वस्तु का, जिस वस्तु की इसके पास पोजेशन है। मतलब मेरे पास मेरा आईफोन 14 प्लस है। अब एक केस में यह क्वेश्चन उठ जाता है कि क्या जो मोहित के पास आईफोन 14 प्लस है, क्या उसका मालिक वही है। तो अब देखिए क्या होगा, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज नॉट द ओनर इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स दैट ही इज नॉट द ओनर। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करने का भार किस पर होगा कि मोहित इस फोन का ओनर नहीं है। तो ऑब्वियसली जो कह रहा है कि मोहित इस फोन का ओनर नहीं है उसके ऊपर होगा। मैं क्यों करूंगा, मैं कोर्ट में क्यों कहूंगा, मैं कोर्ट में जाके अपने दस्तावेज क्यों दिखाऊंगा। तो जो व्यक्ति असर्ट कर रहा है, जो व्यक्ति कह रहा है कि मोहित आईफोन 14 प्लस जो उसके पास है पोजेशन में, उसका मालिक नहीं है, तो अब साबित करने का भार कि मोहित आईफोन 14 प्लस का मालिक नहीं है, जो आईफोन 14 प्लस मोहित की पोजेशन में है, वो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, उसी व्यक्ति के ऊपर होगा जो बोल रहा है कि वो ओनर नहीं है, जो मेरे टाइटल को डिनाई कर रहा है। ठीक है, और मैं पोजेशन में हूं, मैं पोजीशन में हूं अपने आईफोन 14 प्लस की, क्योंकि मैं ओनर हूं। ठीक है, अब वो व्यक्ति मेरे ओनरशिप के टाइटल को डिनाई कर रहा है और कोर्ट में चैलेंज कर रहा है। तो अब कोर्ट में एक प्रश्न उठ जाता है कि क्या मोहित के पास जो आईफोन 14 प्लस है, क्या वो उसका ओनर है। तो मैं कोर्ट में साबित नहीं करूंगा कि मैं इस आईफोन 14 प्लस का ओनर हूं, वही व्यक्ति साबित करेगा जो मेरे टाइटल को डिनाई कर रहा है और कह रहा है कि वो ओनर नहीं है, कि वो ओनर नहीं है इस आईफोन 14 प्लस का। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 1113 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो आप इसमें आप इसमें ब्रैकेट मार्क कर सकते हैं, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज नॉट द ओनर इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स दैट ही इज नॉट द ओनर। आप साइड में लिख सकते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन पर्सन हु सेज दैट पोजेशन होल्डर is not the owner of anything। अब इस एनीथिंग में भाई बहुत चीजें आ सकती है। एनीथिंग में आपका इन्वॉल्व मूवेबल भी और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी। ठीक है, तो आप एनीथिंग में आप मार्क कर सकते हैं मूवेबल भी और इमूवेबल भी। ठीक है भाई, मूवेबल प्रॉपर्टी अब आईफोन 14 प्लस के ऊपर कोई मेरे ऊपर सवाल उठा रहा है कि भाई क्या वो आईफोन 14 प्लस जो मोहित के पोजेशन में है, मतलब उसके पास है, पोजेशन बनाई हुई है मोहित ने, तो वो उसका नहीं है। ठीक है, और वो उसका ओनर नहीं है। तो अब ये क्या हुआ, आईफोन 14 प्लस क्या है, मूवेबल। ठीक है, चल संपत्ति है। और अगर मेरे पास मान के चलिए मैं अपने सेक्टर 10 गुड़गांव के प्लॉट पे बैठा हूं, अपने ऑफिस में बैठा हूं। ठीक है, तो कोई व्यक्ति मेरे इस प्लॉट के ऊपर एलिगेशन लगा देता है कोर्ट में कि जिस प्लॉट की पोजीशन में मोहित डागर बैठा हुआ है ना, वो उसका प्लॉट है ही नहीं, वो उसका ओनर है ही नहीं। तो अब साबित करने का भार किसके ऊपर होगा, उसी व्यक्ति के ऊपर होगा जो कहता है कि वो प्लॉट जिसमें मोहित का ऑफिस है वो मोहित का नहीं है। ठीक है, तो वही साबित करेगा। मैं क्यों करूंगा, मैं तो पोजीशन में हूं ना, मेरी पोजीशन ही मेरी पोजीशन ही मेरे ओनरशिप के बारे में स्पीक कर रही है। ठीक है, जो मेरी पोजीशन है वो ही बता रही है कि भाई मोहित ओनर है। ठीक है, ये इंप्लाइड है इसमें। ठीक है, तो इसलिए मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। अब साबित करने का भार कि मोहित इस प्लॉट का ओनर नहीं है, तो किस व्यक्ति के ऊपर होगा, जो बोल रहा है कि मोहित ओनर नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 113। इसमें इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, इसमें ओनली बॉडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेक्शन 113। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 114 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बताता है प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। तो अब क्या
क्या सबूत दिखाया जाएगा उन ट्रांजैक्शन का जो कि अच्छे विश्वास में होती है और एक पार्टी उस ट्रांजैक्शन की एक्टिव कॉन्फिडेंस में मतलब डोमिनेटिंग नेचर की है। मतलब ठीक है, जैसे फिड्यूशरी रिलेशनशिप का ये कॉन्सेप्ट आएगा इसमें, तो वो हम पढ़ते हैं सेक्शन 1114 की बॉडी। अब देखिए, वेयर देयर इज अ क्वेश्चन एज टू द गुड फेथ ऑफ अ ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टीज। तो अब एक प्रश्न उठ जाता है कि क्या, तो एक प्रश्न उठ जाता है कि क्या जो ट्रांजैक्शन दलों जो पार्टीज हैं उनके बीच में हुई है, क्या वो अच्छे विश्वास में हुई है। तो अब देखिए, वन ऑफ होम स्टैंड्स टू द अदर इज इन पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। तो अब एक पार्टी, उन जो पार्टीज है एक ट्रांजैक्शन की, उन पार्टीज में एक पार्टी क्या कौन सी पोजीशन पे स्टैंड कर रही है, एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में, मतलब फिड्यूशरी रिलेशनशिप में, मतलब उसका हाथ मतलब भारी है। ठीक है, एक पार्टी का हाथ हल्का है, एक पार्टी का हाथ भारी है, ये मान लीजिए, और वो पार्टी जो जिसका भारी हाथ है मतलब वो डोमिनेटिंग नेचर की है, उसका एक्टिव कॉन्फिडेंस है। तो अब देखिए, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑफ द ट्रांजैक्शन इज ऑन द पार्टी हु इज इन द पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। तो अब साबित करने का भार कि ट्रांजैक्शन अच्छे विश्वास में हुई है, तो वो किसके ऊपर होगा, उस पार्टी के ऊपर होगा जो कि एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 1114 की बॉडी। अब इसका एक एग्जांपल हमारे इसमें इलस्ट्रेशन दी गई है ए और बी, ये इलस्ट्रेशन पढ़ाता हूं, फिर मैं अपना एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, अब देखिए इलस्ट्रेशन ए, द गुड फेथ ऑफ सेल इज बाय अ क्लाइंट टू एन एडवोकेट इज इन क्वेश्चन। तो देखिए, द गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय अ क्लाइंट टू एन एडवोकेट इज इन क्वेश्चन। तो एक अच्छे विश्वास में एक क्लाइंट ने ये कुछ सेल किया होगा और जो बायर है वो कौन है, एक एडवोकेट है। तो अब देखिए, तो वही सेल अब क्वेश्चन में उठ गई है कि क्या इस क्लाइंट ने इस एडवोकेट को अच्छे विश्वास में मतलब गुड फेथ में यह सेल डीड दी है। अब देखिए, इन अ सूट ब्रॉट बाय द क्लाइंट, और जो सूट है अब किसने, अब भाई क्लाइंट ने अपनी प्रॉपर्टी को एडवोकेट को बेची होगी, और वो पहले तो वो क्लाइंट था उसका, अब एडवोकेट ने उसकी प्रॉपर्टी खरीद ली, तो अब क्लाइंट ने एडवोकेट के ऊपर सूट डाल रखा। अब देखिए, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑन द एडवोकेट। तो अब साबित करने का भार किसके ऊपर होगा कि जो ये सेल डीड है, जो ये डीड है, ठीक है, जो ये सेल की डीड है, ठीक है, जो क्लाइंट ने अपनी प्रॉपर्टी अपने ही एडवोकेट को बेची है, तो ये किसके ऊपर होगा बर्डन ऑफ प्रूफ की जो ये सेल डीड है ये अच्छे विश्वास में एग्जीक्यूट की गई थी। ऑब्वियसली एडवोकेट के ऊपर होगा, क्योंकि एडवोकेट और क्लाइंट का फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है, क्योंकि एडवोकेट का हाथ भारी होता है और क्लाइंट का थोड़ा लो हैंड होता है, थोड़ा हल्का हाथ होता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इलस्ट्रेशन ए। तो आप इसमें सेक्शन 114 के साइड में आप लिख भी सकते हैं फिड्यूशरी, ठीक है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप आप लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन बी, जो कि बताती है, देखिए, द गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय अ सन जस्ट कम ऑफ एज टू अ फादर इज इन क्वेश्चन इन अ सूट ब्रॉट बाय द सन। तो अब क्या होता है, द गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय अ सन जस्ट कम ऑफ एज टू अ फादर इज इन क्वेश्चन इन अ सूट ब्रॉट बाय अ सन, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ इज ऑन द इज ऑफ द ट्रांजैक्शन इज ऑन द फादर। तो क्या हो जाता है, देखिए, द गुड फेथ ऑफ अ सेल, तो एक अच्छे विश्वास में कोई सेल की गई थी बाय सन, और एक सन द्वारा, एक किसी के पुत्र द्वारा की गई थी। अब देखिए, कम ऑफ एज, जो कि अभी अभी मेजर हुआ है, मतलब एक सेल की गई थी और एक सन ने की थी, किसी के पुत्र ने की थी, और वो अभी की मतलब तुरंत अभी हाल ही के दिनों में वो मेजर हुआ है। ठीक है, अब देखिए, टू अ फादर, और उसने सेल किसको की थी, अपने पिताजी को की थी। ठीक है, अब एक व्यक्ति जो कि छोटा अभी माइनर है, 17 साल 11 महीने का है, वो अभी बस मेजर ही हुआ था, 18 साल का होता, और उसने जो उसके नाम प्रॉपर्टी थी वो अपने पापा को सेल कर दी। अब देखिए, इज इन क्वेश्चन इन अ सूट, तो अब वो सूट में है, अब वो किस में है, तो अब वो एक प्रश्न में है, एक सूट में, दीवानी मुकदमे में, और वो सूट किसने चला रखा है, ब्रॉट बाय द सन, और वो सूट जो सिविल सूट है वो सन उसमें प्लेंटिफ है और फादर उसमें डिफेंडेंट है। तो अब देखिए, साबित करने का भार किसके ऊपर होगा कि ये ट्रांजैक्शन गुड फेथ अच्छे विश्वास में की गई थी, जो सन ने कुछ सेल डीड, जो एनीथिंग था, जो मतलब मूवेबल या इमूवेबल, ठीक है, जो एनीथिंग था, ठीक है, जो एक ट्रांजैक्शन थी इन पार्टीज के बीच में, सन और फादर के बीच में, तो जो सेल डीड एग्जीक्यूट हुई थी, जो सन ने अपने फादर को कुछ नाम करा दिया था, तो अब सन ने अपने पापा के ऊपर सूट डाला हुआ है कि भाई इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। अब साबित करने का भार किसके ऊपर होगा कि यह जो सेल थी अच्छे विश्वास में हुई थी, गुड फेथ में हुई थी, ऑब्वियसली फादर के ऊपर होगा। फादर साबित करेगा कि हाँ, फादर एक्टिव कॉन्फिडेंस में था, फादर साबित करेगा कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन है, जो ये सेल की ट्रांजैक्शन है, ये अच्छे विश्वास में गुड फेथ में ये एग्जीक्यूट हुई थी, और अब मैं साबित कर दूंगा। ठीक है, तो ये अब फिड्यूशरी रिलेशनशिप का परफेक्ट एग्जांपल है। अब फादर और सन में किसका फिड्यूशरी, किसका डोमिनेटिंग नेचर होता है? क्या आप अपने पापा के सर पे चढ़ जाते हो क्या? भाई आपका पापा आपके ऊपर भारी हाथ रखता है,
मतलब आपके पापा का, आपके फादर का रोल, आप फिड्यूशरी रिलेशन में डोमिनेटिंग है, आप उनसे दब के रहते हो, तो यही है, यही है, ठीक है। तो किसके ऊपर होगा कि ये जो ट्रांजेक्शन, जो सन ने अपनी प्रॉपर्टी, जो सेल डीड दिखाई जा रही है कि सन ने अपनी प्रॉपर्टी जो अभी की अभी मेजर हुआ है, उसने अपनी प्रॉपर्टी मेजर होते के साथ अपने पापा को दे दी, तो अब फिर सन ने ही सूट डाल रखा अपने पापा के ऊपर, तो साबित करने का भार किसके ऊपर होगा कि जो ट्रांजेक्शन थी वो अच्छे विश्वास में हुई थी, तो ऑब्वियसली साबित करने का भार उस ट्रांजेक्शन में जो फादर है ना उसके ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि फादर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 114 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 115 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बताता है प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। अब प्रिजम्पशंस लगा ली जाएगी निम्नलिखित अपराधों के लिए। तो सेक्शन 115 है, सीधा का सीधा ओनली क्रिमिनल केसेस पे लगता है, तो आप सेक्शन 115 के साइड में क्रिमिनल लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए सेक्शन 115 का सबसेक्शन 1, वेयर अ पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ हैविंग कमिटेड एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2। तो एक व्यक्ति जो कि जिसको कि अपराधी बनाया, और उस व्यक्ति ने जो हमारे सेक्शन 115 के सबसेक्शन 2 के तहत जो अपराध दिए हुए ना, वो वाले किए हुए हैं, और वो व्यक्ति अब अपराधी बनाया। तो अब देखिए, ए एनी एरिया डिक्लेयर टू बी डिस्टर्ब्ड एरिया, तो वो व्यक्ति, जो व्यक्ति अक्यूज्ड है, वो व्यक्ति मिलता है एक ऐसे इलाके में जो कि डिस्टर्ब्ड एरिया है, ठीक है। अंडर एनी एनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है, मेकिंग प्रोविजन फॉर द सप्रेशन ऑफ डिसऑर्डर एंड रिस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। एक व्यक्ति जो एक अपराध का अक्यूज्ड है, वो एक इलाके में मिलता है, और उस इलाके में क्या है, वो इलाका डिस्टर्ब्ड एरिया, मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड, मतलब वो परेशान एरिया, उसमें कोई ना कोई मतलब सिविलियंस की और जो गवर्नमेंट की, मतलब उसमें लड़ाई चल रही है, ठीक है, उनका युद्ध चल रहा है, ठीक है, इंटरनल एग्रेशन चल रहा है, ठीक है, आर्म्ड रिवेलियन चल रहा है। और देखिए बी, एनी एरिया इन विच देयर हैज बीन ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 मंथ एक्सटेंसिव डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस। तो एक व्यक्ति एक इलाके में मिलता है, और वो व्यक्ति अक्यूज बना दिया जाता है एक अपराध का, और वो व्यक्ति कौन से इलाके में मिलता है, जो इलाका एक महीने से ज्यादा से एक्सटेंसिव, मतलब बहुत हद तक डिस्टर्ब है, ठीक है, डिस्टर्बेंस में है, और उसमें जनता जनार्दन की शांति बिल्कुल भंग हुई पड़ी है। तो एक व्यक्ति उसमें मिलता है कि उस इलाके में, तो अब उसके ऊपर क्या प्रिजम्पशन रेज होगी, देखिए, एंड इट इज शोन दैट, और बस दिखाया जाता है प्रोसिक्यूशन द्वारा, क्या दिखाया जाता है कोर्ट में, इट इज शोन दैट सच पर्सन हैड बीन एट अ प्लेस इन सच एरिया एट द टाइम व्हेन फायर आर्म्स और एक्सप्लोसिव वर यूज्ड। तो यह बस प्रोसिक्यूशन द्वारा दिखाया जाता है कोर्ट में, ट्रायल के स्टेज पे, कि ये व्यक्ति उस जगह पर और उस समय पर हमें वहां मिला था, जिस समय उस जगह पर और उस समय फायर आर्म्स, गोले बंदूक चल रहे थे, एक्सप्लोसिव बम फूट रहे थे, ठीक है, वर यूज, इस्तेमाल किए जा रहे थे, ठीक है, or from that place to attack or resist the members of any armed forces or the forces charged with the maintenance of public order acting in the discharge of their duties। या फिर ये व्यक्ति जिसको अपराधी बनाया हुआ है कि इस अपराधी ने कोई अपराध कर रखा, जो कि सबसेक्शन 2 में मैं बताऊंगा कि कौन सा अपराध का वो अपराधी अक्यूज्ड है, तो उसने क्या किया है, उसने रेजिस्ट किया है सदस्यों को, जो आर्मी के सदस्य हैं, और जो आर्मी के सदस्य क्या कर रहे हैं, वो अपने दायित्व का, अपने ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर रहे हैं, और मेंटेन करना चाहते हैं जनता जनार्दन की शांति को उस एरिया में। अब देखिए, इट शैल बी प्रज्यूम, तो ये यकीनन शैल मैंडेटरी है, ये कोर्ट मानकर ही चलेगा, क्या मानकर चलेगा, अनलेस द कॉन्ट्ररी शोन, कोर्ट मानकर ही चलेगा शैल, लेकिन जब तक कोई कॉन्ट्ररी, मतलब वो अक्यूज्ड रिवर्ट नहीं कर देता इस प्रिजम्पशन को, वो भी देखा जाएगा, लेकिन कॉन्ट्ररी जब तक प्रूव नहीं हो जाती, जब तक क्या कोर्ट यकीन कर ही चलेगा, क्या दैट सच पर्सन हैज कमिटेड सच ऑफेंस, कि उस व्यक्ति ने यह अपराध कमिट ही किया है, घटित ही किया है, ठीक है। तो कितना बर्डन ऑफ प्रूफ कम है प्रोसिक्यूशन के ऊपर, तो हम इसमें साइड में लिख भी सकते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन प्रोसिक्यूशन वेरी लेस। बस प्रोसिक्यूशन को यह दिखाना है कि यह व्यक्ति उस जगह पर था जिस समय फौज जनता जनार्दन की शांति के लिए पब्लिक ऑर्डर मेंटेन कर रही थी, ठीक है, या ये व्यक्ति उस समय और उस स्थान पर था जिस समय उस स्थान पर गोले बारूद फायर आर्म्स इस्तेमाल किए जा रहे थे। तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट यकीनन मानकर ही चलेगी, क्या मानकर चलेगी, कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, और अनलेस द कंट्री इज प्रूव्ड, अब अपराधी कोई अपोजिट, कोई रिबटल, कोई विपरीत हालात दिखा दे तो भाई वो अलग चीज है, ठीक है, तो मतलब रिबटल पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 115 का सबसेक्शन 2, जो कि अपराध बताता है कि एक अपराधी एक व्यक्ति को अक्यूज बनाया और उन्होंने ये वाले अपराध किए हुए, तभी उसके ऊपर शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन। अब देखिए, तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 115 का सबसेक्शन 2, ठीक है। इससे पहले अनलेस द कॉन्ट्ररी शोन के साइड में आप ये मार्क कर सकते हैं, क्या मार्क कर सकते हैं, आप लिख लीजिए यहाँ, रिबटल
रिबटल, रिबटल पॉसिबल, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 115 का सबसेक्शन 2 जो कि बताता है द ऑफेंसेस रेफर टू इन सबसेक्शन 1 आर द फॉलोइंग, नेमली जो ऑफेंसेस ऑफ सबसेक्शन 1, 115 के सबसेक्शन 1 में जो ऑफेंसेस अपराध जो मेंशन है वो ये वाले हैं। कौन से? ए, एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 147, 148, 149, 150 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, कि एक व्यक्ति ने अपराध किया है, और कौन से वाला अपराध किया है? सेक्शन 147, 148, 149, 150 किसका? भारतीय न्याय संहिता वाला, ठीक है। और वो ऐसी जगह में पाया जाता है जहां की गोला बारूद और एक्सप्लोजन यूज किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर गोलियाबारी चल रही है, ठीक है। और वो ऐसी जगह पर पाया जाता है जहां फौजियों को रेजिस्ट, मतलब फौजियों को रोका जा रहा है, उनसे टक्कर ली जा रही है कि वो जनता जनार्दन की शांति को सही ना करवा सके, ठीक है। तो अब उसने कौन सा अपराध किया है? उस व्यक्ति ने जो कि अक्यूज्ड है इसका 147, 148, 149, 150 भारतीय न्याय संहिता वाला, ठीक है। बी, क्रिमिनल कॉन्सिपरेसी, या फिर एक व्यक्ति ने क्रिमिनल कंसिपरेसी की है और वो क्रिमिनल कंसिपरेसी का अपराधी है, ठीक है। और अटेम्प्ट टू कमिट, या फिर उसने प्रयास किया कमिट करने का, घटित करने का। और अबैटमेंट ऑफ, या उसने अबैटमेंट किया मतलब भड़काया है, उकसाया है, ठीक है। एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 149 और सेक्शन 150 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, तो एक व्यक्ति ने सेक्शन 149 और सेक्शन 150 भारतीय न्याय संहिता के अपराध करने का प्रयास किया है, उस इन अपराधों को करने के लिए क्रिमिनल कंसिपरेसी, आपराधिक षड्यंत्र रचा है, ठीक है, ठीक है। अबैटमेंट की है इन अपराधों को, मतलब ये कमिट हो जाए, ठीक है, मतलब किसी अबैटेड को भड़काया है एक व्यक्ति ने, मतलब वो अबैटर है, तो अबैटर को भी सजा होगी, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 115 जो कि मैंने आपको पढ़ाया, इसमें शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन है, शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन है। आप इसको याद कर सकते हो, तो ये सिर्फ बॉडी बेस्ड इसमें क्वेश्चन आते हैं और हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 115 जो कि मैंने आपको सबसेक्शन 1 पढ़ाया और सबसेक्शन 2 पढ़ाया। अब जो सबसेक्शन 2 में जो ये भारतीय न्याय संहिता की जो धारा दे रखी है ना, 147, 148, 149, 150, इनको एक बार देख लेना कि ये क्या कह रही है। ये मेरे ख्याल से तो वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट वगैरह इनकी बात कर रही है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ये था हमारा सेक्शन 115 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 116 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि बताता है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। तो अब एक बच्चे का जन्म शादी के दौरान हुआ है तो वो भाई कंक्लूसिव प्रूफ, अंतिम मतलब फाइनल सबूत है कि हाँ वो क्या है, वो जायज बच्चा है, वो लेजिटिमेट है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, देखिए सेक्शन 116 पढ़ेंगे, ठीक है, सेक्शन 117 पढ़ेंगे, ठीक है, और सेक्शन 118 पढ़ेंगे, ठीक है, सेक्शन 118 पढ़ेंगे, ठीक है, और सेक्शन 118 पढ़ेंगे, हाँ, और सेक्शन 118 पढ़ेंगे। और देखते हैं, एक बार देखता हूं, हाँ एक सेकंड रुकिए, सेक्शन हम पढ़ेंगे, अब मैं दोबारा बता रहा हूं, सेक्शन 116 हम ही पढ़ेंगे, सेक्शन 117 पढ़ेंगे और सेक्शन 118 हम ही पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम सेक्शन 119 के बाद वाले प्रावधान कल से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े लेंदी प्रावधान से, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 116 जो कि बताता है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। तो अब जन्म हुआ है एक बच्चे का और शादी के दौरान हुआ है, मतलब जो उस बच्चे का पिताजी है और जो उस बच्चे की माताजी है, उनके शादी के दौरान एग्जिस्टेंस में एक बच्चे का जन्म हुआ है, तो उस बच्चे को लेजिटिमेट माना जाएगा, ठीक है। आप देखिए, हम पढ़ते हैं सेक्शन 116 की बॉडी जो कि बताती है द फैक्ट दैट एनी पर्सन वाज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ अ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन। तो एक तथ्य दिखाया जाता है कि एक बच्चा की एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। आप देखिए, द फैक्ट दैट एनी पर्सन, तो एक तथ्य है कि कोई भी व्यक्ति was born during the continuance of a valid marriage, ये एक व्यक्ति पैदा हुआ था, और वो पैदा कब हुआ था कि वैलिड मैरिज के कंटिन्यूस में, कि वैलिड मैरिज मतलब एक बिल्कुल ओके मैरिज, करेक्ट मैरिज, हिंदू पर्सन लॉ के अकॉर्डिंग, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग एक वैलिड मैरिज चल रही थी, और उस वैलिड मैरिज की कंटिन्यूस में एक व्यक्ति पैदा हुआ था, ठीक है। और किसके बीच में थी वो वैलिड मैरिज? बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन। तो जो व्यक्ति बोर्न हुआ था एक कंटिन्यूस में एक वैलिड मैरिज की, तो वो किससे बोर्न हुआ था? उसकी मदर से, और जो उसकी मदर का हस्बैंड था उससे, ठीक है। आप देखिए, और विद इन 280 डेज आफ्टर इट डिसोल्यूशन, या फिर एक व्यक्ति बोर्न हुआ था, ठीक है, उसकी मदर से, ठीक है, और एंड एनी मैन, उसकी मदर और उसके हस्बैंड के साथ, ठीक है, मतलब एक मदर ने एक व्यक्ति को, मतलब एक बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, और उस मदर ने उस बच्चे को जन्म 280 दिनों के भीतर दे दिया था जब उसकी मैरिज डिसॉल्व हुई। मतलब आज मैरिज अगर डिसॉल्व हुई है तो आज से, ठीक है, आज अगर मैरिज डिसॉल्व हुई है तो आज से 280 दिनों के भीतर
एक एक मदर ने किसी किसी अपने मतलब बच्चे को जन्म दे दिया था, तो वो क्या कहलाएगा? आप देखिए, द मदर रिमेनिंग अनमैरिड, और वो मदर जैसे आज से 280 दिनों तक क्या शादीशुदा भी नहीं, दोबारा भी उसने रीमैरिज नहीं की थी, मतलब आज उसकी एक 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 महिला की आज मैरिज मतलब डिजोल्व हो जाती है, मतलब उसका डिवोर्स हो जाता है और उसका उसके हस्बैंड से मतलब नाता खत्म हो जाता है, मतलब डिवोर्स हो जाता है। तो आज से लेके 280 दिनों तक अगर वो महिला एक बच्चे को पैदा करती है, ठीक है, और वो 280 दिनों के भीतर वो महिला दोबारा शादी भी नहीं करती, तो देखिए क्या होगा, शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ दैट ही इज द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ दैट मैन। तो ये पूरा का पूरा कंक्लूसिव प्रूफ, पूरा का पूरा पुख्ता सबूत होगा, फाइनल सबूत होगा कि क्या, कि जो ये मैन है, जो ये व्यक्ति है जो कि एक वैलिड मैरिज से पैदा हुआ है, ये व्यक्ति उस मैन का क्या है? लेजिटिमेट चाइल्ड है, मतलब जायज बच्चा है उस मैन का, जिस मैन के साथ इसकी मदर एक वैलिड मैरिज में थी, ठीक है। तो अब देखिए, और शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है, मैंडेटरी है, शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ। अब कंक्लूसिव प्रूफ मैंने आपको पढ़ाया था शुरू वाली क्लासेस में कि कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, कि आपको एक कोई बड़ा फैक्ट प्रूव करना है, मतलब आपको एक बड़ा फैक्ट प्रूव करना है, और उस बड़े फैक्ट को प्रूव करने के लिए आपके पास कोई भी छोटा फैक्ट नहीं है, कि छोटा फैक्ट प्रूव मतलब एक छोटा एविडेंस नहीं है, कि एक छोटा एविडेंस पहले क्या प्रूव करे, एक रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव करे और फिर रेलिवेंट फैक्ट एक बड़े फैक्ट को प्रूव करे। तो अब मान के चलिए एक रेलिवेंट फैक्ट ही है जो कि बड़ा है, कोई मतलब कोई उस केस में बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैंड रखता है एक रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है। तो वो रेलिवेंट फैक्ट प्रूव करने के लिए आपके पास मतलब कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, तो आप क्या करोगे, और ना ही तो आपके पास कोई और मतलब एविडेंस है, तो आप उस एक और आपके पास कोई एविडेंस है, तो आप पहले छोटे छोटे फैक्ट्स प्रूव करोगे, और उन छोटे छोटे फैक्ट्स को प्रूव करके आप सीधा उस बड़े फैक्ट को प्रूव कर सकते हो। तो ये जो बड़ा फैक्ट जो आपने छोटे छोटे फैक्ट से प्रूव करा है, वो क्या हो जाएगा, वो कंक्लूसिव प्रूव हो जाएगा, मतलब वो फाइनल है, कि अब उसका रिबटल पॉसिबल नहीं है, कि अब कंक्लूसिव प्रूव की अगर बता दिया कि कोर्ट ने कह दिया हाँ ये कंक्लूसिव प्रूफ है, कि आपने छोटे छोटे सबूत देकर एक छोटे छोटे फैक्ट्स प्रूव करे, और उन छोटे छोटे फैक्ट्स ने ये एक बड़ा फैक्ट प्रूव कर दिया, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है, मैं इसको कंक्लूसिव प्रूफ मान रहा हूं कि ये ऐसा ही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये जो वैलिड मैरिज के दौरान एक बच्चा पैदा होता है, और वो बच्चा उसकी मदर से पैदा होता है, और वो मदर है जो वो एक उसके हस्बैंड के साथ, एक मैन के साथ वैलिड मैरिज में थी, और वो जो बच्चा एक मदर को होता है वो 280 दिनों के भीतर हो जाता है, या फिर 280 दिन के भीतर, और 280 दिन कब से कैलकुलेट होंगे, जब से, और मतलब 280 दिन के भीतर जब तक उनकी मैरिज डिसॉल्व हुई थी, मतलब आज मैरिज डिसॉल्व हुई, और आज से 280 दिनों के भीतर एक बच्चा पैदा हो जाता है। और अब क्वेश्चन उठ जाए कभी कोर्ट में कि क्या ये बच्चा एक व्यक्ति का लेजिटिमेट चाइल्ड है, तो अब अगर ये सेक्शन 116 की प्रिजम्पशन, शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन दिखा दी जाएगी, तो हाँ ये कंक्लूसिव प्रूव है कि ये बच्चा उसी मैन का लेजिटिमेट चाइल्ड है, मतलब जायज बच्चा है, ठीक है। अब देखिए अनलेस, अब यहां से एक्सेप्शन शो कर दी जाती है, क्या एक्सेप्शन क्या शो कर दी जाती है, अनलेस इट कैन बी शोन दैट द पार्टीज टू द मैरिज हैड नो एक्सेस टू ईच अदर एट द टाइम व्हेन ही कुड हैव बीन बिगोटन। तो अब जो उस चाइल्ड का जो चाइल्ड जिसको अपना पापा बता रहा है, वो पापा क्या साबित कर देता कोर्ट में, यह साबित कर देता है कि सर जिस समय पर ये चाइल्ड कह रहा है कि मेरे को कंसीव, मेरे मतलब ये 280 दिनों के भीतर पैदा हो गया था, ठीक है, मैरिज के डिसॉल्व होने के बाद, ठीक है, और एक वैलिड मतलब एक कंटिन्यूअस में, एक वैलिड मैरिज कंटिन्यूअस में पैदा हो गया था, तो वो अगर फादर वो मैन यह दिखा देता कोर्ट में, उसके ऊपर भी मैन के ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत लेस है, बस अगर वो मैन कोर्ट में यह दिखा देता कि इस चाइल्ड की जो मम्मी है, जो कि बता रहा है कि इसकी मदर के बीच में और मेरे बीच में शादी थी, तो वो फादर क्या बता देता कोर्ट में, वो मैन क्या बता देता कोर्ट में, क्या दिखा देता है कि इसकी मदर और मेरे बीच में कोई भी एक्सेस नहीं थी, मतलब हमारे जो लिंकेज थे वो टूट गए थे, ठीक है, हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स हमारा पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। और देखिए क्या होगा, अदर देन ईच अदर एट एनी टाइम, किसी भी समय हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स पॉसिबल नहीं था, और किस समय, जिस समय ये व्यक्ति, ये चाइल्ड बता रहा है, ये बच्चा, ये व्यक्ति बता रहा है, ये पर्सन बता रहा है कि ये बिगोटन हुआ था, ठीक है। तो मतलब ये कह रहा है, ये हमारा जो एक्सेप्शन वाला पार्ट है, ये सीधा सीधा किसके ऊपर है, उस मैन के डिफेंस है, कि मान के चलो ये भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 116। अब ये वसीयत उसीयत के केस होते हैं, ये एक व्यक्ति ने पहले तो अपने बेटे के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी, अब जब बेटे ने क्या किया, बेटे ने भाई उसकी अपने पापा की इज्जत नहीं करी, उसको तो 2 लात मार के घर से निकाल दिया। अब
बाप ने केस डाल दिया, बाप ने केस डाल दिया। तो अब बेटा कह रहा है कि मैं तो इसका लड़का हूं ही नहीं, ठीक है। तो ये इसमें कंक्लूसिव प्रूफ इसमें काम आता है रिश्ते एस्टेब्लिश करने में कि क्या ये व्यक्ति जो कि या ये व्यक्ति क्या लेजिटिमेट चाइल्ड है इसका या नहीं है। मतलब एक व्यक्ति क्वेश्चन उठ जाता है कि क्या ये बच्चा जायज बच्चा है इस मैन का या नहीं है। तो वो बच्चा बस यह दिखाता है कि मैं एक इस मैन और मेरी मदर के बीच में एक वैलिड मैरिज कंटिन्यूस में पैदा हुआ था, या फिर जिस दिन से मेरी मदर की मैरिज डिसॉल्व हो गई थी उस दिन से मैं 280 दिन के भीतर पैदा हो गया था। तो अब क्या होगा, ये क्या है, सीधा सीधा लेजिटिमेट प्रूफ, लेजिटिमेट मतलब सॉरी लेजिटिमेट चाइल्ड बताया जाएगा, उसको जायज सा बच्चा बताया जाएगा। और ये शेल कंक्लूसिव प्रूफ है ये, ठीक है, फाइनल सबूत है। और पर अनलेस क्या है, वो मैन क्या साबित कर सकता है, यह साबित कर सकता है कि जिस समय पर ये बच्चा बता रहा है कि मैंने इसकी मदर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था और ये बिगोटन हुआ था, मतलब ये कंसीव हुआ था, उस समय मेरा इसकी मदर के साथ कोई भी एक्सेस नहीं था। मतलब मैं तो भाई कहीं दुबई में था, ये इंडिया में थी, तो हमारा कोई एक्सेस ही नहीं था, तो हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर कोई वुमेन यह प्रूव कर देगा तो ये कंक्लूसिव प्रूफ की जो ये है ना प्रिजम्पशंस, ये थोड़ी वैसे तो कंक्लूसिव जो ये है शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ की जो प्रिजम्पशन है वो रिबट नहीं की जा सकती, पर उसके वो भी डिफेंस ले सकता है इससे, इस एक्सेप्शन के तहत, ठीक है। तो अगर एक कोर्ट ने कंक्लूसिव प्रूफ की अगर प्रिजम्पशन रेज कर दिया तो भाई जनरल रूल है कि नहीं ली जा सकती, क्या रिबट नहीं करा जा सकता। पर हमारे सेक्शन 116 के लेटर पार्ट ने साफ बता रखा है कि भाई आप उसको रिबट कर भी सकते हो, या डिफेंस ही बता रखे, ठीक है। तो हम अनलेस के बाद, और ये बिगोटन वाला है ना, तो इसको हम डिफेंस लिख लेते हैं, डिफेंस फॉर दैट मैन, ठीक है, डिफेंस फॉर दैट मैन हु इज सेइंग ही इज नॉट फादर ऑफ दैट चाइल्ड, ठीक है, आप ये लिख सकते हो। तो ये था हमारा सेक्शन 116 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। इसके आगे आप इंडेक्स स्ट्रक्चर लिख लीजिए। और इसका एक फेमस लैंडमार्क केस है जो कि जजमेंट एक पेपर में आ भी गई थी, और वही करेक्ट आंसर था। क्या है भाई, नंदलाल वासुदेव बैदवक वर्सेस लता नंदलाल बैदवक, ठीक है, 2014 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नंदलाल वासुदेव बैदक वर्सेस लता नंदलाल बैदक, ठीक है, तो 2014 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या कहा गया था, orders directing DNA test when attaining finality not open to challenge by wife subsequently on the ground that issue of access had not been considered। तो अब एक ऑर्डर हो गया कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए कि क्या ये व्यक्ति लेजिटिमेट चाइल्ड है इस मैन का या नहीं है। अब देखिए, नॉट ओपन टू चैलेंज बाय वाइफ, तो अब इस डीएनए टेस्ट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकती पत्नी, क्यों नहीं कर सकती, subsequently on ground that issue of access had not been considered, इस ग्राउंड पर की जो इश्यू ऑफ एक्सेस है ये इसका विचार विमर्श हुआ ही नहीं, तो उस डीएनए टेस्ट के ऑर्डर को वाइफ चैलेंज नहीं कर सकती कोर्ट में, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 116 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 117 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि हमारे एक भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान के साथ सीधा का सीधा लिंक हो रहा है, ठीक है, वो अभी पढ़ाऊंगा। अब देखिए, तो ये कह रहा है सेक्शन 117 बोल रहा है, हाँ, तो हम सेक्शन 117 और 118 करेंगे। आज जो सेक्शन 117 बता रहा है, प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन, तो अब प्रिजम्पशन कोर्ट यकीन क्या करेगा या नहीं करेगा, कोर्ट प्रिजम्पशन रेज करेगा या नहीं करेगा, किसके बारे में, एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की एक मैरिड वुमेन को, कि एक विवाहित महिला को भड़काया गया है कि वो आत्महत्या, वो खुदकुशी कर ले, तो क्या कोर्ट उसकी प्रिजम्पशन रेज करेगा। तो इस सेक्शन 117 का सीधा ताल्लुका किसके साथ है, एक सेकंड में भारतीय न्याय संहिता की बुक खोल लेता हूं, फिर आपको सेक्शन 117 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साइड में आपको क्या सेक्शन लिखना है वो आप लिख लीजिएगा। एक सेकंड रुकिए। आईपीसी में तो मेरे को पता था सेक्शन 304 कैपिटल बी था, पर एक बार इसमें भारतीय न्याय संहिता में देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, सेक्शन 80 को आप लिख सकते हो, सेक्शन 117 के साइड में आप सेक्शन 80 लिख लीजिए, और सेक्शन 80 किसका, भारतीय न्याय संहिता का। तो अब देखिए सेक्शन 117 की हम बॉडी पढ़ते, देखिए, when the question is whether the commission of a suicide by a woman had been abetted by her husband or any relative of husband, ठीक है, जब एक क्रिमिनल केस में एक प्रश्न उठ जाता है कि क्या इस एक महिला की खुदकुशी अबेट की है, एक महिला को खुदकुशी के लिए भड़काया था उसके पति ने या उसके पति के रिश्तेदारों ने, ठीक है, ऑब्वियसली महिला मर चुकी है, महिला ने फांसी मतलब आत्महत्या सुसाइड कर ली है,
तो अब एक क्वेश्चन उठता है क्रिमिनल ट्रायल में कि क्या इस महिला को खुदकुशी के लिए इसके पति ने या इसके पति के रिश्तेदारों ने भड़काया था। तो अब देखिए, एंड इट इज शोन, और बस ये दिखाया जाता प्रोसिक्यूशन के द्वारा, बर्डन ऑफ प्रूफ वेरी लेस, दैट शी हैड कमिटेड सुसाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज। बस प्रोसिक्यूशन द्वारा ये दिखाया जाता कोर्ट में ट्रायल में कि जज साहब 7 सालों के भीतर भीतर इस विवाहित महिला, मतलब इस विवाहित महिला ने जो खुदकुशी की है, इस विवाहित महिला के अभी शादी को 7 साल भी नहीं हुए थे उसके दौरान कर लिया है। और क्या दिखाया जाता है, एंड दैट हर हस्बैंड और सच रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड हैड सब्जेक्टेड हर टू क्रुएलिटी। और जो इस विवाहित महिला जो खुदकुशी जो मर चुकी है, 7 साल भी नहीं हुए थे इसकी शादी को, और इस महिला के पति ने या इस महिला के पति के रिश्तेदारों ने इसको इस विवाहित महिला को जो मर चुकी है उसके साथ क्रुएलिटी, उसके साथ क्या करा था, उसके साथ क्रुएलिटी मतलब बहुत गंदा भद्दा पेश आए थे, मतलब मेंटल क्रुएलिटी, फिजिकल क्रुएलिटी करी थी। अब देखिए, द कोर्ट मे प्रिज्यूम, तो अब कोर्ट मे प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रेज कर ली। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, वो मानेगी नहीं मानेगी, पर हम मान के चलते मानेगी। क्या मानेगी, यकीन कर ली कोर्ट, हैविंग रिगार्ड टू ऑल अदर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, भाई और भी जो उस जो एफआईआर, उस जो क्रिमिनल केस के जो और भी हालात है, सर्कमस्टेंस है, उसको भी रिगार्ड, उसको भी संदर्भ में रखेगी। दैट सच सुसाइड हैड बीन अबेटेड बाय हर हस्बैंड और बाय सच रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, और कोर्ट में प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रेज कर लेगी कि हाँ, इस विवाहित महिला ने जो खुदकुशी की है, उस खुदकुशी के लिए इस विवाहित महिला के हस्बैंड ने उसको भड़काया था, बेट किया था, या फिर इस विवाहित महिला की खुदकुशी के लिए हस्बैंड के रिलेटिव ने ही उसको भड़काया था कि तू खुदकुशी कर ले। तो अब मे प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रेज हो गई है। तो अब क्या हो सकता है, इस मे प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन अगर कोर्ट ने रेज करी, मतलब यकीन करके मान लिया कि हाँ, इस विवाहित महिला को इसके पति ने ही फांसी के लिए उकसाया था, और या फिर इसके पति के रिश्तेदारों ने फांसी के लिए इसको उकसाया था, बैट किया था, तो मे प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन कोर्ट रेज कर लेगी। तो मे प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रिबटल है। अब आराम से जो हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव है, जिनके ऊपर कोर्ट प्रिज्यूम करके बैठ गया कि हाँ, इन्होंने ही भड़काया, तो अब वो रिवर्ट भी कर सकते हैं कि हमने कोई भी नहीं भड़काया था इसको फांसी के लिए, सुसाइड के लिए, और ना ही तो हमने इसको क्रुएल्टी करी थी। ठीक है, यह कर सकते हैं। तो यह था हमारा सेक्शन 117 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हमारा सीधा लिंक भी होता है सेक्शन 80 ऑफ द भारतीय न्यायिक संहिता के साथ। ठीक है, अब सेक्शन 117 की हम एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण पढ़ते, जो कि बताती है फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन। कह रहा है सेक्शन 117 सेक्शन 117 के प्रावधान को समझने के लिए समझ लीजिए, क्रुएल्टी शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 86 ऑफ द भारतीय न्यायिक संहिता 2023। तो कह रहा है क्रुएल्टी का इस सेक्शन में, सेक्शन 117 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का वही मतलब है जो भारतीय न्यायिक संहिता के सेक्शन 86 में है। ठीक है, तो हमको क्रुएल्टी के मतलब के लिए सेक्शन 117 की जो क्रुएल्टी वर्ड मेंशन है उसके लिए एक्सप्लेनेशन सेक्शन 86 भारतीय न्यायिक संहिता में भेज रही है। ठीक है, तो हम वो उसको बाद में पढ़ लेंगे, और हालांकि मैंने वो पढ़ा भी दिया है, आप मेरी भारतीय न्यायिक संहिता की वीडियो देख भी सकते हो क्रुएल्टी के ऊपर, मतलब जो 86 का मैंने जो पार्ट चलाया उसमें पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो हम इसमें मार्क कर लेते, सेक्शन 117 में बॉडी में अंडरलाइन कर लेते, क्रुएल्टी भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और शोन, अगर ये जो शोन है ना, शोन के साइड में आप लिख भी सकते हो, शोन के साइड में आप लिख भी सकते हो बर्डन, तो बर्डन ऑफ प्रूफ है ऑन प्रोसिक्यूशन वेरी लेस। बस प्रोसिक्यूशन को यार दिखाना है, बस जज साहब को यह दिखलाना है, बस बतलाना है कि क्या जज साहब, जो ये विवाहित महिला ने जो खुदकुशी की है, इस विवाहित महिला की 7 साल भी शादी के पूरे नहीं हुए थे और इसने खुदकुशी कर ली है। और साथ साथ क्या दिखाना पड़ेगा, साथ साथ में और क्या दिखाना पड़ेगा कि खुदकुशी से पहले इस विवाहित महिला को इसके पति ने टॉर्चर, क्रुएल्टी की थी, या फिर इस विवाहित महिला के पति के रिश्तेदारों ने इस महिला के साथ क्रुएल्टी की थी, तब इसने खुदकुशी किया है, सुसाइड कर लिया। तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत कम है। अब 7 साल वो कैसे शो कर देगा प्रोसिक्यूशन कोर्ट में, कैसे दिखा देगा कि 7 साल के भीतर इस विवाहित महिला ने खुदकुशी कर ली है। भवन की मैरिज की फोटोग्राफ वगैरह है, जिस मैरिड वुमेन ने सुसाइड करी उसकी पेरेंट्स की टेस्टिमनी है, 1 मिनट में वो गवाही देंगे कि हमारी बिटिया की शादी तो इस दिनांक पे हुई थी, तो अब, और वो क्वाड कोड की फोटो देंगे, तुरंत साबित हो जाएगा। और साथ साथ ये दिखा देंगे कि खुदकुशी से चंद दिन पहले, कुछ समय पहले, ठीक है, ये बहुत सब्जेक्टिव थिंग है कि कितने समय पहले उसको सब्जेक्ट किया गया था क्रुएल्टी से, ये भी बहुत सब्जेक्टिव थिंग है। कई बार भाई 6 महीने पहले भी क्रुएल्टी हुई और महिला खुदकुशी कर लेती, तो वो भी, उसमें भी सजा मैंने होती हुई देखी। ठीक है, तो यही कह रहा है कि 7 साल उस विवाहित महिला की शादी को नहीं हुए थे, और साथ साथ ये भी दिखाना पड़ेगा, प्लस एंड मतलब प्लस की क्या, इस महिला को, जब इस महिला ने खुदकुशी की तो इस महिला को क्रुएल्टी से टॉर्चर, मतलब टॉर्चर किया गया था इसके पति द्वारा या इसके पति के रिश्तेदारों द्वारा। तो कोर्ट में प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रेज कर लेगा और यकीन कर, मतलब मान लेगा कि क्या, हाँ, ये इस महिला का पति है, इसने ही
इस महिला को मतलब अबैटमेंट की है, ठीक है, इसको भड़काया था खुदकुशी के लिए, इस महिला के पति के रिश्तेदारों ने इस महिला को खुदकुशी के लिए भड़काया। तो अब अबैटमेंट की सजा कितनी मिलेगी? तो इसमें सेक्शन 117 की सजा सीधा सीधा किसमें मिलेगी? सेक्शन 304 जो हमारा सेक्शन 80 BNS मैंने लिखवाया ना, इसमें मिलेगी, ठीक है। और कितनी मिलेगी? अबैटमेंट की है तो भाई उतनी मिलेगी। कितनी मिलेगी? वही जो उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 80 भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, वो बातें पढ़ लेना, मैंने वीडियो बनाई हुई इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा होता है सेक्शन 117 पूरा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 118 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि आज की हमारी क्लास का भारतीय साक्ष्य अधिनियम का लास्ट प्रावधान है, ठीक है, जो कि बताता है प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। तो अब प्रिजम्पशन, क्या प्रिजम्पशन लगाई जाएगी? कि डाउरी डेथ की प्रिजम्पशन लगाई जाएगी, ठीक है, कि दहेज हत्या, दहेज हत्या की प्रिजम्पशन। तो क्या यकीन कर चलेगा कोर्ट, अगर दहेज हत्या का मामला है तो क्या प्रिज्यूम करके चलेगा कोर्ट? तो हमारा जो सेक्शन, जो मैंने 117 के साइड में 80 लिखवा ना, उसके साइड में 80 नहीं आएगा, सेक्शन 118 के साइड में 80 लिख लो आप, 117 के साइड में 80 काट दो, ठीक है। तो सेक्शन 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साइड में आप लिख लीजिए सेक्शन 80 लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो हमारा सेक्शन 80 है भारतीय न्याय संहिता का, वो बताता है डाउरी डेथ के प्रोविजंस, ठीक है, वो बताता है हमें डाउरी डेथ के प्रोविजंस, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 118 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। और सेक्शन 118 के साइड में आप सेक्शन 80 लिख लीजिए, और जो सेक्शन 117 के साइड में जो मैंने 80 लिखवाया था उसको आप काट लीजिए, उसके साथ एक और सेक्शन में लिंक करवाऊंगा, वो भी करवा दूंगा, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 118 की मैं बॉडी पढ़ रहा हूं, देखिए पहले सेक्शन 118 का इंडेक्स बता देता हूं, सॉरी, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। अब कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा कि क्या दहेज हत्या हुई है, मतलब दहेज हत्या तो एक हुई है, एक महिला की दहेज हत्या हुई है, मतलब दहेज के चलते चलते एक महिला को मारा गया है, ठीक है। तो अब उसकी क्या प्रिजम्पशन रेज करेगा कि हाँ इसके पति ने दहेज मांगा था, इसके पति के रिश्तेदारों ने दहेज मांगा था, तो उसकी प्रिजम्पशन रेज करेगा सेक्शन 118 में हमारा कोर्ट। अब देखिए बॉडी, व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्सन हैज कमिटेड द डाउरी डेथ ऑफ अ वुमन, जब एक क्रिमिनल केस में, एक क्रिमिनल केस और कौन सा सेक्शन 80 का, उसमें प्रश्न उठ जाता है कि क्या एक व्यक्ति ने एक महिला की दहेज हत्या की है, एंड इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ, और बस प्रोसिक्यूशन द्वारा ये दिखाया जाता है कि इसकी इस महिला, जो ये महिला मरी है, इस महिला की मृत्यु से जल्द पहले, बस ये प्रोसिक्यूशन द्वारा दिखाया जाता है, बर्डन ऑफ प्रूफ वेरी लेस। क्या दिखाया जाता है? सच वुमेन हैड बीन सब्जेक्टेड बाय सच पर्सन टू क्रुएलिटी और हरेसमेंट। तो इस महिला को, एक व्यक्ति जिसके ऊपर अब केस दर्ज हुआ पड़ा है, उसने क्या किया है? उस महिला को क्रुएल्टी और उसकी हरेसमेंट की थी, और किस मतलब के लिए की थी? फॉर और इन कनेक्शन विद, किस संदर्भ में की थी? एनी डिमांड फॉर डाउरी, उस व्यक्ति ने जिसके ऊपर अब FIR लॉज हुई पड़ी है, और जो ट्रायल अब कर रहा है, ट्रायल जिसकी चलती है सेक्शन 80 भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान के अंदर, कि एक व्यक्ति ने दहेज हत्या कर दी अपनी पत्नी की, या एक विवाहित महिला के ससुर ने, ठीक है, सासू ने, ठीक है, ननद ने, ठीक है, देवर ने दहेज हत्या कर दिया है, उसके पति ने दहेज हत्या कर दिया, उनके ऊपर केस हुआ पड़ा है। वो प्रश्न उठ जाता है क्रिमिनल ट्रायल में कि क्या एक व्यक्ति जिसके ऊपर अब केस हुआ पड़ा है, जो जिसे ट्रायल चल रही है, उसने क्या दहेज हत्या की है? तो बस प्रोसिक्यूशन द्वारा यह दिखाया जाता है कि इस महिला को सून बिफोर हर डेथ, जब ये महिला मरी तो उसकी मौत से जल्द पहले, अब कितना पहले, ये बहुत सब्जेक्टिव थिंग है, ठीक है, सच वुमेन हैड बीन सब्जेक्टेड बाय सच पर्सन, और इस महिला को सब्जेक्टेड, मतलब इस महिला को इन व्यक्तियों द्वारा, किन व्यक्तियों द्वारा जिन पर केस हुआ पड़ा, क्या करा था? सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हरेसमेंट फॉर, ठीक है, क्रुएल्टी मतलब इसके ऊपर, मतलब इसको क्रुएल्टी मतलब कुछ क्रूअल बिहेवियर करा था, ठीक है, एक व्यक्ति ने एक महिला के ऊपर, और जिसकी डाउरी डेथ हुई है, ठीक है, या फिर हरेसमेंट करी थी, उत्पीड़न करा था, ठीक है, इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डाउरी, और किसके संदर्भ में किया था कि मेरे को डाउरी, मेरे को दहेज चाहिए, ठीक है। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, तो कोर्ट कौन सी प्रिजम्पशन रेज कर लेगा? शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन, जो कोर्ट यकीनन मानकर ही चलेगा क्या? दैट सच पर्सन हैड कॉज्ड द डाउरी डेथ, कि इसी व्यक्ति ने डाउरी डेथ, दहेज हत्या इस महिला की है। तो शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन है, मतलब कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, मैंडेटरी की कोर्ट को मानना ही पड़ेगा कि हाँ इसी व्यक्ति ने, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ पड़ा है सेक्शन 80 भारतीय न्याय संहिता वाला, इसी व्यक्ति ने ही इस महिला की दहेज हत्या की है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 118, तो इसमें भी प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत कम रहता है, तो प्रोसिक्यूशन को बस कोर्ट में यह दिखाना है कि इस महिला की जब मृत्यु हुई, जो विक्टिम है जिसकी मृत्यु हुई है, इस महिला की मृत्यु से जल्द दिन पहले, कुछ घंटों पहले, कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीनों पहले, ये बहुत सब्जेक्टिव थिंग है कि इस व्यक्ति ने, जिसके ऊपर केस दर्ज हुआ पड़ा है, इसने क्या किया था? सब्जेक्ट टू क्रुएल्टी एंड हरेसमेंट, ठीक है, और हरेसमेंट मतलब एक व्यक्ति जिसके ऊपर अब डाउरी डेथ का केस हुआ पड़ा है,
उस महिला के साथ जिसकी मृत्यु हुई है उसके साथ क्या क्रूएल्टी और हरेसमेंट, उत्पीड़न और उसके साथ क्रूएल्टी, फिजिकल मार पिटाई या फिर शारीरिक उसको क्रूएल्टी से जुझाया था। तो अब कोर्ट शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रेज कर देगा कि हाँ इसी व्यक्ति ने, जो ये अक्यूज है, इसी ने ही इस महिला की डाउरी डेथ कॉज की है। ठीक है, तो ये प्रिजम्पशन मैंडेटरी है, कोर्ट को करनी पड़ेगी रेज। तो अब सारा बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर चला जाएगा? किसके ऊपर चला जाएगा? सीधा का सीधा अक्यूज के ऊपर सारा बर्डन ऑफ प्रूफ चला जाएगा कि अब तू साबित कर कि तुमने डाउरी डेथ नहीं की। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 118। तो हम इसमें मार्क कर लेते हैं, सच वुमेन हैड सून दैट इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ, ये इसमें की वर्ड है, हम इसको मार्क कर लेते हैं। और हम पढ़ते हैं अब सेक्शन 118 की एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, जो कि बताती है For the purposes of this section, dowry death shall have the same meaning as in section 80 of the भारतीय न्यायिक संहिता। तो कह रहा है जब डाउरी डेथ का आपको मतलब जेनेसिस पढ़ना है तो आप सेक्शन 80 भारतीय न्यायिक संहिता का जेनेसिस पढ़ लीजिए, उसमें जो डाउरी डेथ दिया हुआ है वही हमारा सेक्शन 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डाउरी डेथ का मतलब है। ठीक है, तो इसी के तहत हमारा सेक्शन 118 खत्म होता है। ठीक है, तो आज वाली क्लास में हमने कौन कौन से सेक्शन पढ़े भाइयों और बहनों? सेक्शन 110, ठीक है, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118। ठीक है, आज की क्लास में हमने पूरे 9 प्रावधान पढ़े। ठीक है, तो आज इसी के तहत हमारी क्लास खत्म होती है। ठीक है, अब कल वाली क्लास में फिर हम सेक्शन 119 से प्रावधान हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम वाले पढ़ना चालू करेंगे और उनको इंटरप्रिटेशन के साथ समझेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। तो हाँ, मैं आपको सुसाइड बाय मैरिड वुमेन की बात बता रहा था, सेक्शन 117 की बता रहा था। तो इसके साथ मैं कल आपको बता दूंगा कि कौन सा भारतीय न्यायिक संहिता का प्रोविजन कनेक्ट हो रहा है। तो आप वैसे तो सेक्शन 86 भारतीय न्यायिक संहिता इसमें एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, आप उसको भी लिंक विद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कल मैं आपको और भी बता दूंगा कि कौन सा कनेक्ट होता ज्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, तो आज इसी के तहत हमारी आज की भारतीय साक्ष्य अधिनियम की क्लास खत्म होती है, जिसमें कि मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118। मैंने आपको 9 प्रावधान पूरे के पूरे पढ़ाए और आपको पूरे अच्छे से तरह इंटरप्रिटेशन के साथ पढ़ाए। ठीक है, तो अब हम कल मिलते हैं। हम फिर कल सेक्शन 119 के बाद वाले प्रावधान पढ़ेंगे और अपनी भारतीय साक्ष्य अधिनियम को मुश्किल से मुश्किल 10 दिन और पढ़ाऊंगा मैं, और फिर हमारी पूरी बुक हमने रीड कर चुके होंगे। फिर हम बस रैपिडली वे में जब हमारे पेपर आएंगे तब एक बार और नजर मारेंगे, जो मतलब फराटेदार तरीके से रैपिड डिटेल क्लास में। ठीक है, सो इसी के तहत हमारी वीडियो आज की खत्म होती है। तो अगर कोई भी डाउट आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना ईमेल डाल रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।